बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर सा तारुफ़, दिलावर हुसैन, शोबा कंप्यूटर साइंस, सुपीरियर साइंस एकेडमी की जानिब से कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि बेटा किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने की कोई ना कोई रीज़न होनी चाहिए, बल्कि यूँ कहें कि डिपार्टमेंट नहीं, दुनिया में कोई भी काम करने से पहले आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको उसके नतीजे का पता होना चाहिए। अब मैं ये बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, मैंने देखा है पिछले 2-3 साल से मेरा ताल्लुक़ शोबा तालीम से, तो बेटा जो मोस्टली देखने को मिला और अपने साथिज़ा किराम से सुनने को मिला वो ये कि मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन इंटरेस्ट की बेस पे नहीं करते। ना उनकी कोई दिलचस्पी होती है, ना उनको कोई फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। पता क्यों ज्वाइन करते हैं, बखूबी आप जानते हैं। बहरहाल उसकी जो ज़्यादातर रीज़न सामने आई वो ये कि सर मेरे मामू ने कहा था इसलिए, सर मेरे अब्बू ने कहा था, सर मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो मेडिकल कर रहे हैं इसलिए मैं मेडिकल कर रहा हूँ, सर मेरे सारे फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जा रहे हैं इसलिए मैं इंजीनियरिंग में जा रहा हूँ। अच्छा सर, कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन करने की बड़ी इंटरेस्टिंग सी रीज़न मेरे सामने आई। वो क्या, दरअसल देखने को ये नज़र में आया कि शहज़ादे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम होते हैं और उन्हें नज़र आ रहा होता है कि हमसे इंजीनियरिंग नहीं होगी, उन्हें नज़र आ रहा होता है कि हमसे मेडिकल फील्ड में आगे सर्वाइव नहीं हो पाएगा, देन वो क्या करते हैं, वो कोई सियाना बंदा माशाल्लाह उन्हें मशवरा दे देता है कि भाई आप कंप्यूटर साइंस कर लो। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस आसान है। मैंने पिछले साल, बल्कि उससे पिछले साल भी देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं महीना 2-2 महीने केमिस्ट्री पढ़ने के बाद, यानी कि आप लोगों का नॉन मेडिकल को ज्वाइन करने के बाद फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ स्विच हो गए। पूछने पे पता चला कि सर हम इसलिए आए हैं, केमिस्ट्री मुश्किल जबकि कंप्यूटर साइंस आसान है। बेटा एक चीज़ याद रखें, दुनिया में कोई भी चीज़ ना तो मुश्किल है ना ही कोई चीज़ आसान है। कोई भी काम अगर करेंगे तो वो आसान हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। आसान काम भी मुश्किल बन जाता है और करने से आपका मुश्किल काम भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली अब लाइव क्लास होती तो यहाँ पे टाइम लिमिटेशन भी होती है, हर चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये होता है बच्चों से कि बेटा आप इस फील्ड में क्यों आए हैं, यानी आपकी बेस कंप्यूटर साइंस की है इसलिए आए हैं, आपका कोई इंटरेस्ट है इसलिए आए हैं, या फिर आप लोगों की जो मैंने 2-3 रीज़न्स अभी बताई आप लोगों को कि केमिस्ट्री नहीं आती सर इसलिए आ गए, सर जी बाकी सब्जेक्ट्स में जा नहीं सकता था क्योंकि मार्क्स थोड़े थे इसलिए आ गए। तो बेटा याद रखें, अगर तो आप टाइम पास करने के लिए जस्ट ये समझ के आए हैं कि ये सब्जेक्ट ईजी है, बाकियों की निस्बत हम यहाँ पे काम कर लेंगे, तो ये आप लोगों की खामख्याली है। अभी से ट्रैक अपना चेंज कर लें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि हमने वाकई इस फील्ड में आकर के आगे सर्वाइव करना है, क्योंकि आईटी का दौर है, हर चीज़ जो है वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अब देखें हर घर के अंदर आप लोगों के स्मार्टफोन यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, हर चीज़ यानी कि इंफॉर्मेशन जो स्प्रेड हो रही है। आगे चल के एक चीज़ को बड़ा ब्रॉडली जाके ना डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखें कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी फील्ड हो, दुनिया की कोई भी बड़ी या सब डोमेन हो, बेटा सब के अंदर हमारा फील्ड एम्बेड हो चुका है। हमारे फील्ड के जैसे हर चीज़ एक दूसरे के साथ, ऐसे समझ लें कि बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हमारे इस सब्जेक्ट का इतना गहरा ताल्लुक़ बन चुका है जैसा कि ह्यूमन बॉडी का एक सोल के साथ। अब टाइम को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक्स हैं, और चैप्टर नंबर 1 की तरफ ज़रा मूव करके देखते हैं जी बेसिक्स में हमने क्या क्या कुछ पढ़ना है आज। तो चलिए जी, चैप्टर नंबर 1 बेटा आप लोगों का है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखें कि चैप्टर नंबर जो 1 है ना, अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ वो नहीं लेके चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सीधा छोटी छोटी चीज़ों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, किसी चीज़ की डेप्थ में जाकर उसने कोई चीज़ क्लियर नहीं करवाई। आगे चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड जो चैप्टर नंबर 10 है,
वो डिटेल में एक एक चीज़ को डिस्कस किया गया। चैप्टर नंबर 1 के अंदर पूरे आपके आईटी फील्ड को थोड़ा थोड़ा टच करके आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि एक्चुअली आप जिस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं वो है क्या चीज़। तो देखते हैं जी बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आज के लेक्चर में, जिसको लेक्चर नंबर 1 आप कह रहे हैं, उसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जी, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो बेटा हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या। क्यों? क्योंकि मोस्टली मैंने ये देखा कि आईसीएस के स्टूडेंट्स जब वो मार्केट में जा रहे होते हैं, किसी भी जगह पे इकट्ठे होते हैं कज़न्स के साथ, जहाँ पे मर्जी, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो कह रहे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं कि डियर मैं कंप्यूटर साइंस के साथ इंटरमीडिएट कर रहा हूँ, यानी कि आईसीएस कर रहा हूँ। अच्छा, तो आगे से सिंपल सा सवाल होता है उनका कि भाई कंप्यूटर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो फिर वो किताबी जो डेफिनेशंस हैं वो तोते की तरह सुना दी जाती हैं, हालांकि उसके अंदर आपको कोई डिटेल नहीं नज़र आती, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। फिर है स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट, भी किसी भी डिपार्टमेंट का स्कोप क्या होता है और हमारे डिपार्टमेंट का क्या स्कोप है, देखिए जी। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ मूव करेंगे, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशंस और उसके एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हार्डवेयर की तरफ बढ़ेंगे, फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है कि इनका आपस में क्या ताल्लुक है वो डिस्कस करेंगे, इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस डिस्कस करेंगे। फिर है एक नई टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। यहाँ तक एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया डाटा के बारे में। हालांकि ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, इंतहाई आसान है। डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये अभी इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बहरहाल बेटा याद रखें कि जो आज का हमारा जो लेक्चर कंटेंट है, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से एमसीक्यूज़ बनेंगे, यहाँ से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। मैं साथ साथ आप लोगों को नोटिफाई करता जाऊँगा कि यहाँ से ये एमसीक्यूज़ बन सकता है, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोगों ने भूलना नहीं है, साथ साथ नोट कर लेना है और जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे समझ लें कि अलहदा फंक्शन कॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे समझ लें कि ट्रैक से ट्रेन उतार के, पटड़ी से ट्रेन उतार के अभी मैं आपको एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली ना जो मुझे मेंशन करना चाहिए था, फिर अगेन वही बात के बाउंड्री है टाइम की, ट्राई करेंगे मैनेज करने की। हमारे टोटल चैप्टर्स हैं 10। टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 10। यकीन करें अगर ये कोई लाइव क्लासेस हों और टाइम की लिमिटेशन ना भी हो, टाइम की लिमिटेशन हो भी सही, तब भी विद इन 2 विद इन 3 आई थिंक सो, अगर ये 2 और 3 मंथ्स के अंदर कवर ना हो पाए तो मैक्सिमम ये 5 मंथ्स के अंदर। और ये भी मज़े की बात बताऊं कि ये 5 मंथ तब जा कर के लगते हैं जब आप डिटेल में जा कर के एक एक चीज़ को ऐसे झंझोड़ के पढ़ लेते हैं कि आप एक चलते फिरते कंप्यूटर साइंस बन जाते हैं। अगर आपको गुजारना हो सिलेबस में से, जैसा कि अक्सर दोस्त कर जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके मोस्टली अगर कोई कज़न्स में से या दोस्तों में से किसी ने कंप्यूटर साइंस कर रखा है ना, तो वल्लाह मैं आपके साथ एक इंतहाई अजीब बात शेयर करने जा रहा हूँ कि जो मास्टर करके बैठे हैं 60% लोगों को मास्टर्स करने के बाद भी इतना भी नहीं पता होता कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हर एक बच्चा, आज का 5वीं क्लास का बच्चा भी इंस्टॉल कर लेता है, विंडो इंस्टॉल करना नहीं आ रही होती, मार्केट में जा कर के पैसे दे के विंडो इंस्टॉल करवा रहे होते हैं। इंतहाई शर्म की बात है। तो बहरहाल आप लोग ये उम्मीद रखिएगा कि आप हर रोज़ बेटा यहाँ पे थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, यानी कि थ्योरेटिकल 2-4 लाइनें आप लोगों को लिख के बता दी जाएँ, पढ़ा दी जाएँ। नो नो, दरअसल आप लोग क्या करेंगे, जहन में ये बात रख के आएंगे कि सर आज हम कोई नई चीज़ सीखने जा रहे हैं डिपार्टमेंट से। क्योंकि मैंने कहा इन स्टार्ट कि वेलकम बेटा, कंप्यूटर साइंस एक प्रैक्टिकल फील्ड है, उस प्रैक्टिकल फील्ड में आप लोग इंतहाई इंटरेस्टिंग वे से लर्न करेंगे। और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा कि स्लाइड्स की मदद से, या जैसे भी अभी कोई प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं बन रहा लॉकडाउन की वजह से, वरना मैं आपके सामने भी आऊँगा, वाइट बोर्ड के थ्रू आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किया करूँगा, लेकिन आई विल ट्राई कि स्लाइड्स की मदद से भी आप लोगों को साथ साथ जो बोल के समझाया जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझ आए। तो बहरहाल
बात बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है, वापस आएँ तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर की तरफ बढ़ें बेटा। नेक्स्ट स्लाइड, स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट और कंप्यूटर। ये शायद स्लाइड्स स्विच हो गई, तो अभी देख लें कि एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या। जी बच्चों, कंप्यूटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है। तो बेटा जैसा कि मेंशन है कि कंप्यूटर वर्ड ड्राइव किया गया है किससे। अब यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन हैं। किसी बुक के अंदर कंप्यूट का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, किसी बुक के अंदर कंप्यूटर का यूज़ किया गया है, और किसी बुक के अंदर कोई दूसरा वर्ड यूज़ किया गया। असल बेसिकली मकसद समझाने का उनका ये है कि ये लफ्ज़ जो है बेसिकली आप लोगों के पास कैलकुलेशन से निकला, यानी कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना किसी भी चीज़ को। तो ये इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये मैं किसी दिन कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दूंगा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये कैलकुलेट, प्रोग्रामेबल मशीन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इसको आप जहन में मत रखिएगा और मत कंफ्यूज होइएगा कि ये एक्चुअली क्या है। अब यहाँ पे इतना याद रखें कि कंप्यूटर के बारे में अगर किसी को बताना पड़ जाए इन स्टार्ट, जैसा कि मैंने बताया कि कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। क्या आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जिसको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद वो रिज़ल्ट जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, और देन वो हमारे पास जो आउटपुट मिल रही होती है, ये जो सारा प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर का नाम आप क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसीजर करने वाली मशीन है, प्रोसेसिंग जो यूनिट काम कर रहा है हमारा, इसको आप कंप्यूटर कह रहे हैं। याद रखें, क्या ये गलत है? नो, ये भी गलत भी नहीं है, ओके है, ठीक है। लेकिन आप जब किसी को ये बताएंगे कि कंप्यूटर एग्जैक्टली क्या है, इन द शॉर्ट फॉर्म, कंप्यूटर बेटा इज़ अ कॉमन ऑपरेटिंग और ओरिएंटेड मशीन that are particularly used for trade, education and research। अब याद रखें, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मे बी आपकी बुक पे मेंशन ना हो। ये कंप्यूटर, अब ये देखें कि ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, इसका हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर एक डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग और ओरिएंटेड, एम मशीन, पी पर्टिकुलरली, यू यूज्ड फॉर, टी ट्रेड, पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रेड कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर जा करके हम डिटेल में ट्रेड को पढ़ेंगे। ई एजुकेशन, चैप्टर नंबर 4 के अंदर सेकंड हाफ जो है वो कंप्लीट एजुकेशन के बारे में। थर्ड रिसर्च, रिसर्च पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 पे भी आर्टिकल मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी मौजूद हैं। तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर इज़ अ कॉमन ऑपरेटिंग or oriented machine that are particularly used for trade, education and research। अब इस पे जितनी मर्ज़ी बहस करना चाहें बेटा हम कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड था, ये देखिए ना, स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट। स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट क्या है? आपने सुना होगा भाई कि मेडिकल इस वजह से ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि इस डिपार्टमेंट का स्कोप बड़ा है। आपने सुना होगा कि इंजीनियरिंग इस वजह से कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का स्कोप बड़ा है। आपने सुना होगा कि हम जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप बड़ा है। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया में किसी डिपार्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। सर ये कैसी बात कर दी आपने? मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ बेटा। स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट इज नन, कुछ भी नहीं है। स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। स्कोप डिपार्टमेंट का नहीं, स्कोप बेटा बंदे का अपना होता है। अगर आपके यहाँ कुछ है, यानी आपके पास अगर डिपार्टमेंट में से किसी एक छोटी सी सब डोमेन की अंदर रहते हुए एक छोटी सी स्किल भी मौजूद है, देन आपका स्कोप है, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपका स्कोप है। अदरवाइज अगर आप लोग ये कहें कि मैं जी इस वजह से ज्वाइन कर रहा हूँ मेडिकल फील्ड में क्योंकि जो डॉक्टर साहबान उनको स्कोप पड़ा है, तो बेटर नहीं है। मैं इस वजह से ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर आप, अच्छा अभी भी जहन में रखें, अगर आप ट्रेंडिंग चीज़ को देख के इस डिपार्टमेंट में आए हैं,
कि जैसा कि जी कंप्यूटर साइंस में आ गए हैं इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ़लाँ चीज़ भी मौजूद है, फ़लाँ चीज़ भी मौजूद है, यार बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो याद रखें ये ट्रेंडिंग काम आपके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। जबकि जो एक प्रोफेशनल बंदे का स्कोप होता है वो कभी डाउन नहीं होता, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ करता है, वो ग्रो करता है। तो याद रखिएगा स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है। डिपार्टमेंट का स्कोप बेटा नहीं होता। स्कोप किसका होता है? डिपार्टमेंट में सर्व करने वाले का। डिपेंड करता है कि उसके पास कितना नॉलेज है, डिपेंड करता है उसके पास कितनी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें, थ्योरी से ज़्यादा हमारे फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। यानी एक बंदे ने एमफिल पीएचडी तक कर रखी है और उसके पास पहाड़ जितना नॉलेज है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब खड़ा हो जाता है तो उसका मुंह बंद ही नहीं होता। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आकर के कोई चीज़ परफॉर्म करके दिखाने लगता है तो देन वो ज़ीरो हो जाता है। तो देन ऐसे बंदे की मार्केट में जगह नहीं है, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट का फिर स्कोप नहीं है। अब क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट का स्कोप ख़त्म हो गया? नहीं, स्कोप उस बंदे का नहीं है। तो बेटा अगर एक नॉर्मल बंदा, यानी आप इंटरमीडिएट करके आपके पास बेसिक ग्राफिक्स की ज़बरदस्त स्किल्स हैं, आपके पास वीडियो कंपोजिंग की स्किल आ गई, यानी आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं, आप प्रोग्रामिंग की तरफ चले गए हैं, आप नेटवर्किंग फील्ड की तरफ चले गए हैं। एक दिन मैं फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के ऊपर भी लेक्चर डिलीवर करूंगा, जिसके अंदर आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि सर हमारे डिपार्टमेंट में आगे हम फर्दर किस किस डिपार्टमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, या हमारे डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और कैसे हम उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। बहरहाल स्कोप ऑफ डिपार्टमेंट की आई थिंक सो कि आपको थोड़ा वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मूव करें जी सॉफ्टवेयर की तरफ। तो बेटा याद रखें सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, हर बंदे का एक अपना अंदाज, जबकि सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ जी, याद रखें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम नोन एज सॉफ्टवेयर। सर क्या चीज़? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बेटा आप जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि भाई ये काम करो, जैसा कि चले मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आप कैलकुलेटर उठाते हो, कैलकुलेटर के ऊपर फॉर एग्जांपल आपको 2 + 2 करना है, 2 + 2 यानी 2 + 2 आपने इसका आंसर निकालना है। अब आपके पास ये क्या है? प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? इंस्ट्रक्ट करते हो। किसको भाई? उस मशीन को जिसका नाम आपने कैलकुलेटर रखा। हालांकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में चल के बताऊंगा कि बेसिक जो कैलकुलेटर है यही कंप्यूटर था। यानी इन स्टार्ट ये 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक तो ट्रैक से उतरना बहुत जल्दी, ऐसे समझ लें कि टाइम कंज्यूम होने लग रहा है, तो ट्राई करते हैं अपने ट्रैक पे ही रहें। तो बहरहाल यहाँ पे बेटा वापस आ जाएं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मुराद ये है कि जब आप अपने किसी भी डिवाइस को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और कैसे करना है, तो देन ये जो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से पास की हैं उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर को आप ये भी कह रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब कंप्यूटर जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है? वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन करता है जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्ट की गई होती हैं। जैसा कि कभी आपने किसी फाइल को ओपन किया और वो क्लोज हो गई हो, कभी ऐसा हुआ? अच्छा, आप में से सारे नहीं तो कुछ तो ऐसे यूज़र होंगे जो कंप्यूटर जिनके यहाँ है और वो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। कभी उन्होंने जी कोई गेम रन की हो, एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने डबल क्लिक या उन्हें ओपन किया हो और आगे से जो फाइल है वो क्लोज हो गई हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे वर्क करता है, या आपका कंप्यूटर या आपकी डिवाइस कैसे वर्क करती है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन रिटन होती हैं, जैसे पहले सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है वैसे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक आप लोगों का कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। अब इसकी ढेर सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरेज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बन चुके हैं नाउअडेज। जबकि लोकल यूज़ करने के लिए हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सहारा ले रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा विंडो 7 हो रही है, विंडो 8 हो रही है, 8.1 हो रही है, विंडो 10 हो रही है। अब ये भी याद रखें कि विंडो 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि विंडो 10 के बाद कोई नया विंडो का वर्जन हम इंस्टॉल नहीं करेंगे, लॉन्च नहीं करेंगे, इसी को अपडेट करते रहेंगे। बेटा आप लोगों ने
ये देख लिया ऑपरेटिंग सिस्टम के अभी नाम पढ़ रहे थे, और कंफ्यूज ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिर्फ नाम्स नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इन डिटेल पूरा एक चैप्टर है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चैप्टर नंबर 7 डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं, मीडिया प्लेस के हवाले से मौजूद हैं, गेम्स के हवाले से मौजूद हैं। तो बहरहाल कहने का मकसद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो इंटरटेनमेंट के फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो आप लोगों का डिवाइस को ऑपरेट करने के हवाले से हो, तो इन डेप्थ हम जा कर के पढ़ेंगे। बहरहाल जो कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हार्डवेयर की तरफ मूव करें। तो बेटा याद रखें एक सिंपल सा कंसेप्ट कि जितने भी टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैं, जिनका नाम यहाँ पे फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दिया गया, टेंजिबल सर किसे कहते हैं? जिन्हें आप देख भी सकते हैं, जिन्हें आप छू भी सकते हैं। लाइक आपके पास ये कंप्यूटर स्क्रीन है, आप इन्हें टच कर सकते हैं, कीबोर्ड मौजूद है, माउस मौजूद है, सीपीयू मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी टेंजिबल, जो कि आप लोग जिसे आप सी कर सकते हैं यानी देख सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल पार्ट कहलाता है। और टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर नाउन एज हार्डवेयर, जिसके अंदर आपने एग्जांपल्स के तौर पे कोड कर रखा है सीपीयू, डिवाइस ड्राइव्स, जिसके अंदर सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, एसडी, आपके पास कार्ड्स होते हैं, यूएसबीज होती हैं, रैम, हार्ड ड्राइव्स, और मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा, ढेर सारी एग्जांपल्स यहाँ पे कोड हैं। बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर के पार्ट्स देखे जा सकते हैं और साथ साथ आप उन्हें टच भी कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। बाकी इन डेप्थ हम हार्ड ड्राइव, रैम, यूएसबी, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ईच एंड एवरीथिंग जो कि यहाँ पे हार्डवेयर से रिलेटेड दी गई है, एक एक करके चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तक ये डिस्कस होंगी। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा तो रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ये याद रखें कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो आपस में रिलेशनशिप है वो इससे कहीं मुख्तलिफ नहीं है, जैसे कि आप लोगों का ह्यूमन बॉडी और उसके सोल का ताल्लुक़ है। तो याद रखें जिस तरह से आप लोगों का ह्यूमन बॉडी सोल के बगैर कुछ भी नहीं है। कैसे? बेटा जब कोई फौत हो जाता है, नॉर्मल सी एग्जांपल, हालांकि कोई में भी आपको समझ आ जाए, ह्यूमन बॉडी के अंदर से क्या होता है? सोल निकल जाती है और रूह निकल जाती है ना। तो जैसे उसके अंदर से रूह निकल जाती है तो फिर बॉडी को कहें ना ज़रा चले फिरे, सोचे समझे, बात करे, घूमे फिरे, काम शाम करे, करती नहीं। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर है, विदाउट सॉफ्टवेयर कुछ नहीं परफॉर्म कर सकता। यानी कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। व्हेनेवर अगर आपके पास रूह मौजूद है और बंदा नहीं है, यानी कि सिंपल रूह है अकेली, तो वो क्या कोई काम कर सकती है? यानी कि आप को नज़र ही नहीं आ रही, वो एग्जिस्ट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, वो अपना आप चलाने के लिए, यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए उसके पास हार्डवेयर नहीं है। जब हार्डवेयर नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि आप लोगों का जो सॉफ्टवेयर है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जैसा कि मेंशन है कि सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। तो कंप्यूटर बिकम्स यूजफुल ओनली व्हेन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कंबाइंड। तो ये बेसिक इनका रिलेशनशिप है कि सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर किसी काम का नहीं, जबकि हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं। ये दोनों आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं तो कंबाइन होने के बाद भी आप लोगों का यूजफुल एक डिवाइस बन जाती है जिसे आप कंप्यूटर का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस, ये टेबल याद कर लीजिएगा, शार्ट क्वेश्चन के हवाले से खासा इंपॉर्टेंट कि सॉफ्टवेयर, अब यहाँ पे वो डिफरेंस बताएगा। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, जो कि कंप्यूटर को बता रहा होता है कि एग्जैक्टली उसने क्या करना है। Whenever the hardware is a physical part of computer, जैसा कि tangible part का जिक्र किया था, that cause the processing of data। ये प्रोसेसिंग ऑफ डाटा जो है ना, ये डबल कोटेशन में लिखने वाला चीज़ है। ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर इसी के ऊपर पूरी बहस होगी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जिक्र करेंगे। अच्छा, सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, अभी रिलेशनशिप के अंदर जिक्र कर रहे थे। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर।
व्हेनेवर सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड, यानी कि वो इनटेंजिबल पार्ट है, आप कभी रूह को टच कर सकते हैं, सेम एज सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता, जस्ट सीन किया जा सकता है। आगे मूव करें जी, हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच, और भी टेंजिबल पार्ट का जिक्र किया है। सॉफ्टवेयर इज़ डिबग्ड इन द केस ऑफ प्रॉब्लम। अब ये जो लफ्ज़ डिबग्ड है, यानी बग कहते हैं बेटा एरर को, और डीबग का मतलब होता है कि एरर को रिमूव करना। पहले तो एरर को आइडेंटिफाई करना, एरर है क्या, कहाँ पे है, उसके बाद उसको क्या कर देना, रिमूव कर देना। तो ये डिबगिंग की जाती है जब कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे आप लोगों का सॉफ्टवेयर जो है वो डिबग करके उसे एक्यूरेट कर लिया जाता है। व्हेनेवर द हार्डवेयर इज़ रिपेयर्ड इन द केस ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई हार्डवेयर के अंदर इशू आ गया, यानी कोई चीज़ आपकी क्रैक हो गई, कोई चीज़ काम करना छोड़ गई, तो आप क्या कर रहे होते हैं, उसे रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम जो है वो 5वां पॉइंट देखें, वो काम बिल्कुल ना करे, यानी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को एक्सचेंज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ पे सॉरी, रिप्लेस नहीं किया जाता, सॉरी, यहाँ पे री इंस्टॉल का लफ्ज़ यूज़ होना था। सॉफ्टवेयर इज़ री इंस्टॉल्ड इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व्ड, यानी सॉफ्टवेयर अगर कंप्लीट, जैसा कि आपने अगर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया और वो काम नहीं कर रही, आप क्या करते हैं, उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं और उसे दोबारा इंस्टॉल करते हैं, इसे क्या कहते हैं, री इंस्टॉल्ड। व्हेनेवर द हार्डवेयर जो है वो आप लोगों का काम ना यानी कि बने, यानी हमने रिपेयरिंग भी करवाई फिर भी काम नहीं चल रहा, देन आप उसको रिप्लेस करते हैं, वो पार्ट वहाँ से निकाल देते हैं और नया लगाना पड़ जाता है। ये है बेसिक इसका डिफरेंस। नेक्स्ट मूव करें जी, नया टॉपिक, नई चीज़ आप लोगों के सामने मेंशन, डाटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। बेटा वर्ड जो रॉ है इसका क्या मतलब है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग सारे डिफरेंट स्कूल से मैटर कंप्लीट करके आ रहे हैं, तो आप जब 9th में एडमिट हुए थे, आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, जैसे कि एग्जांपल में कोड भी है कि स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म। अब वहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल रहे होते हैं, यानी अपना सारा ऐसा मटेरियल डाल रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं कहा जा सकता इसे, जैसे कि आपने नेम भी डाल दिया, आपने फादर नेम भी डाल दिया, अपना नंबर भी डाल दिया, एक और नंबर ऐड कर दिया, एड्रेस डाल दिया, परमानेंट एड्रेस डाल दिया, CNIC नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, पिक्चर लगा दी, यानी कि जिसके अंदर आपने अपना सारा रॉ मटेरियल डाल दिया। एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म जो होती है मटेरियल की, बेटा उसे रॉ डाटा या उसे रॉ फैक्ट्स या उसे रॉ फिगर्स कहते हैं। इस चीज़ का नाम क्या कहते हैं, आप डाटा कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दूसरी एग्जांपल की तरफ अगर देखें, तो ये जो अभी भी शायद आपको बैकग्राउंड पे कुछ नेचुरल, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर बैठा हूँ तो परिंदों की चहचहानों की आवाज़ आ रही होगी, मुख्तलिफ बर्ड्स बैठे हैं यहाँ पे। तो बहरहाल ये बर्ड सिंगिंग इन द ट्रीज़ जो मेंशन है कि एक अगर ट्री है या बंडल ऑफ ट्रीज़ हैं, तो उनके ऊपर जो मुख्तलिफ परिंदे बैठे हैं और वो परिंदे अपनी अपनी आवाज़ में चहचहा रहे हैं, तो देन ये क्या है, ये भी एक डाटा है, कोई अरेंज नहीं है, यानी कि ये नहीं है कि ये साथ ये जो ट्री नंबर 1 है इसके ऊपर चिड़ियाँ बैठी हैं, ट्री नंबर 2 के ऊपर कौवे बैठे हैं एंड सो ऑन, ऐसा कोई काम नहीं है, यानी कोई प्रोसेस्ड नहीं है, अनप्रोसेस्ड, अनअरेंज्ड, सही फॉर्म ऑफ मटेरियल नाउन एज डाटा। ऐसे ही जीपीएस लोकेशंस यानी कि मल्टीपल लोकेशंस हैं, और इतनी ज़्यादा कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की अगर कह लें ये भी फ़िलहाल अरेंज हो जाएगी, क्योंकि एक साइड पे आपने एक लिमिट लगा दी पाकिस्तान। बहरहाल आप लोकेशंस का जिक्र करें, ओवरऑल जीपीएस की लोकेशंस, इमेज, फाइल, साउंड इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा डाटा इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकता है, नंबर हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, तस्वीर में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है। ये वर्ड निकला है लैटिन वर्ड डाटम से, जिसका मतलब है समथिंग गिवन। आपने कोई भी चीज़ उठा के देनी है, लेकिन क्या चीज़ पर्टिकुलर देनी है ये कोई आप लोगों को नहीं बताया जाता, किस फॉर्म में देनी है, किस तरतीब में किसी ने आना और जाना है, ये नहीं बताया जाता। तो फिर अगेन आपको क्या समझ आई कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनप्रोसेस्ड और अनअरेंज्ड फॉर्म ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स मटेरियल नाउन एज डाटा। तो एग्जाम्पल कोड कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करें,
इंफॉर्मेशन की तरफ तो बेटा बिल्कुल अपोजिट चीज़ है डाटा की। आप ऐसा कह सकते हैं द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा या द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब ये स्लाइडें पढ़ने का कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ये थ्योरी है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि आप लोगों को ट्रांसलेशन करके बताई जाए। आप लोग सिर्फ चीज़ों को समझते जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं और थ्योरी को आप खुद भी रीड कर सकते हैं। बहरहाल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जब आपके उस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर को एक तरतीब दी जाती है, अरेंज किया जाता है, देन उस अरेंज फॉर्म ऑफ डाटे को, उस तरतीब शुदा डाटे को आप लोग क्या कह रहे होते हैं? इन्फॉर्मेशन। चलें जी, एक एग्जांपल जो कि डाटा से मैं उठा रहा हूँ। पिछली स्लाइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पे मेंशन था कि स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म के अंदर आपने सारा अपना मटेरियल डाला होता है। अच्छा, होता क्या है, सारे के सारे एडमिशन कंप्लीट यानी एडमिशन डेट के अंदर जब एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, एडमिशन कंप्लीट करने के बाद आपका जो अदारा है वो कैटेगराइज करता है। कैसे? आपके फिलशुदा फॉर्म्स में से देखता है कि इसमें बायो वाले स्टूडेंट कौन से हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस वाले कौन से हैं, इसमें मैथ वाले कौन से हैं। यानी कि अगर ज़्यादा कैटेगराइज ना करूँ तो साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स। अब इंटर लेवल पे जैसे आप आए हैं तो यहाँ पे आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, आईसीएस के स्टूडेंट्स, एफए के स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा बेटा आप लोगों के पास? इंफॉर्मेशन। या फिर रिपोर्ट की बात कर लें, शीट की बात कर लें, आप स्टूडेंट टेस्ट स्कोर की बात कर लें। जैसे कि 10 सब्जेक्ट हैं किसी एक स्टूडेंट के, किसी एक क्लास के, हालांकि इससे ज़ायद भी होते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हो कि सर 10 कहाँ पे होते हैं, तो 11-12 भी होते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर 11-11 भी होते हैं। बहरहाल आगे मूव करें तो 10 या 12 या 6 सब्जेक्ट आपके यहाँ हैं, तो इनमें से अगर किसी एक सब्जेक्ट अगर पूरी क्लास का इकट्ठा करें तो वो एक रॉ फैक्ट। अगर उसमें से पर्टिकुलरली रोल नंबर 1 के जी फिजिक्स में स्कोर, तो देन ये क्या होगा? इन्फॉर्मेशन होगा। लिटरेसी रेट की बात की जा रही है तो खानगी, शरह खानगी की जिक्र कर रहे हैं कि जी टोटल आबादी फॉर एग्जांपल 3 अरब है, मिसाल दे रहा हूँ, इसका ताल्लुक यहाँ पे किसी मुल्क के साथ नहीं, तो उनमें से जी 5% लोग ख़वानदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो देन ये 5% क्या है बेटा? इन्फॉर्मेशन है। ओके हो गया। उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से था, इतना डिटेल में जाने की खैर ज़रूरत नहीं, लेकिन आप लोगों को समझ आई होगी व्हाट इज़ डाटा, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि डिफ्रेंशिएट या व्हाट इज़ द डिफरेंस या डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डाटा। अगर अकेला अकेला होगा तो देन आपने डिफ़ाइन करना है, एग्जाम्पल कोड कर देनी है, और अगर कंपैरिजन होगा तो देन आपने टेबल बना के, जैसा कि पीछे मेंशन था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान डिफरेंस, ऐसे ही आपने की पॉइंट्स बना देने हैं। और याद रखना है कि टेबल के अंदर आपने अभी ये देखें, ये टेबल नज़र आ रहा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेम एज डाटा और इन्फॉर्मेशन का टेबल ड्रा कर लेना है। और ये नंबरिंग डालना नहीं भूलना, दोनों साइडों पे नंबर डालने हैं और अरेंज करके खूबसूरत तरीके से आपने, किसी दिन आप लोगों को एक प्रॉपर लेक्चर में पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से भी दूंगा कि याद रखें एक की है किसी भी एनुअल एग्ज़ाम में, दुनिया में किसी भी ऐसे समय मुकाबले के इम्तिहान में आपने नंबर लेने हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ आपके पास पहाड़ जितना सिर्फ नॉलेज ही हो, हर चीज़ आपको आती हो। जब आप लिख रहे होते हैं आपकी राइटिंग भी नोट की जाती है, आपकी क्या क्या कुछ नोट किया जाता है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह किसी एक लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर में कोई ज़रा बराबर भी समझ आई होगी। अक्सर मैं तो एंड पे यही कहता हूँ कि बेटा किसी को कोई चीज़ समझ तो नहीं आई, चलें अगर समझ आई है तो ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बच्चा वो करता है जिसको समझ आई हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो आपको समझ बिल्कुल आ गई है 100%, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, या फिर आपको समझ ही नहीं आई। और ये याद रखें, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको 100% समझ आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? आपको समझ नहीं आई। तो काका जी, अगर आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। जुमे वाला दिन डिसाइड किया हुआ है, वहाँ पे फोरम के अंदर जाकर के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर जुमे वाले दिन से पहले भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है और आप पहले पूछना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको प्रॉपर इंशाल्लाह जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।